नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है, हमारी साइंस सीरीज़ चल रही थी और जनरल साइंस सीरीज़ में हम आज बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। देखो, जो एक्टिवेशन सीरीज़ होती है, सक्रियता श्रेणी जो होती है वो है देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मेनली तो यही चीज़ें याद रखनी होती हैं, इसी में से ही क्वेश्चन पड़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद कर लेना। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसकी कोई ट्रिक बना लेना आप लोग। मुझे थोड़ा सा कुछ भी बना लेना आप लोग और इसको याद कर लेना कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या हैं? ये है उच्च क्रियाशील धातुएं। ये कौन सी हैं? उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं। और मध्यम क्रियाशील धातु हैं जिंक, ज़मीन पर फैलाकर, ऐसे कुछ याद कर लेना। जिंक, Fe, Pv, Cu। जिंक, Fe, Pb और Cu लास्ट में बोलते हैं ना हम, Cu, तो Cu। ठीक है, तो ये है मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातुएं ये लोहा, सीसा, कॉपर, जिंक, Fe, है ना। उसके बाद है Ag और Au। ये है निम्न क्रियाशील धातु। निम्न क्रियाशील, देखो, उच्च क्रियाशील धातु ये वाली हो गई, उसके बाद मध्यम क्रियाशील धातु, उसके बाद निम्न क्रियाशील धातु ये वाली होती हैं। ठीक है, यहीं से ही काम बन जाएगा। धातु जिसका गलनांक सबसे कम होता है तो वो कौन सी होती है? पारा होती है। पारा धातु होती है जिसका गलनांक जो होता है वो सबसे कम होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धातु जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है तो वो होता है टंगस्टन, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उपधातु के बारे में बात करें तो उपधातु जिनमें धातु व अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें धातु व अधातु दोनों के ही लक्षण मिलते हैं, जैसे भोले से वैसी तेरी आत्मा, या फिर इससे याद कर लो BSI, GE, ये जितने भी हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टीनियम, टेलुरियम और एंटीमनी। एंटीमनी भी है। एंटीमनी का जो होता है ना आइकन, वो क्या होता है? SV होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? SV से एंटीमनी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और धातु क्रम की अब विधियाँ बात कर लेते हैं। तो धातु क्रम, उपधातु देख लिए, उसके बाद धातु क्रम की। धातु अधातु आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और अयस्क या देखो, धातु क्रम की विधियां कौन सी है? सबसे पहले अयस्क जो और होता है, उसमें क्या है? शुद्धियाँ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अयस्क का पहले तो उसमें कैसे करते हैं हम अशुद्धियों को दूर? अयस्क का सबसे पहले सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण करने के बाद अगर उच्च क्रियाशील धातु है, अगर उनमें प्रेजेंट उच्च क्रियाशील धातु है, उच्च क्रियाशील हमने बात कर ही ली है। उच्च क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो उच्च क्रियाशील धातु हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो उसका विद्युत अपघटन होगा और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अगर जो अयस्क है वो मध्यम क्रियाशील धातु प्रेजेंट है, उसमें अगर मध्यम जिंक, मतलब जिंक, लोहा, सीसा, कॉपर, ये सब हैं, तो इसमें एक तो होता है कार्बोनेट अयस्क और एक होते हैं सल्फाइड अयस्क। दो प्रकार के अयस्क इसमें पाए जाते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं, सल्फाइड भी होते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, देखो, कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उसमें अशुद्धि में तो कैल्सिनेशन किया जाता है, सल्फाइड अयस्क होते हैं तो रोस्टिंग की जाती है, और फिर धात्विक ऑक्साइड प्राप्त कर ली जाती है। फिर उसका अपचयन करके उसका क्या कर लिया जाता है? शुद्धिकरण कर लिया जाता है। और निम्न क्रियाशील धातु हैं जैसे AgAu, तो उसमें सल्फाइड अयस्क होता है। सल्फाइड अयस्क का हमेशा रोस्टिंग होती है, और रोस्टिंग से धातु से फिर शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण से हमें शुद्ध जो धातु होती है वो प्राप्त हो जाती है। अब अयस्क, देखो, अयस्क कहते किसको हैं? देखो, अयस्क ऐसी धात्विक यौगिक जिसमें धातु की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है, यानी कि ऐसी धात्विक और यौगिक होता है जिसमें धातु की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है, तथा जिसमें वे तत्व विशेष देखो, धातु की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है, मतलब धातु की उच्च सांद्रता होगी, बाकी और भी इम्प्योरिटीज़ जो होंगी, अशुद्धियाँ होंगी, वो भी मिली हुई होंगी, और जिससे क्या है कि तत्व जो है, विशेष जो तत्व है वो जिससे प्राप्त, विशेष जो तत्व है या विशेष धातु है वो उससे प्राप्त की जा सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। लोहे के अयस्क, धातुओं के प्रमुख अयस्कों के बारे में बात करें तो लोहे के अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट और लेमोनाइट।
मैग्ने मैग्ने मैग्नेलाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है, लोहे के अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। एल्यूमिनियम के अयस्क, इसमें से अयस्कों में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बॉक्साइट Al2O3 एल्यूमिना और 2H2O, Al2O3 2H2O बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं बॉक्साइट, एल्यूमिना का Al2O3, क्रायोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, Na3Al(F6) क्या है, Na3Al(F6) और कोरेंड्रम भी याद, कोरेंडम जो है उसको भी याद रख लेना। कोरेंडम और क्रायोलाइट, बॉक्साइट एल्यूमिना क्रायोलाइट, कोरेंडम क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ठीक है, बॉक्साइट का होता है Al2O3.2H2O। ये एल्यूमिनियम की अयस्क पढ़ ली। अब तांबे के अयस्क देखते हैं तो कॉपर पायराइट है, क्यूपराइट है, क्यूपराइट Cu2O और मेलाकाइट भी इम्पोर्टेंट है। मेलाकाइट जो है, मेलाकाइट इम्पोर्टेंट है। देखो मेलाकाइट तांबे का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क है। तांबा मीन्स कॉपर पायराइट, कॉपर क्यूपराइट भी है। मेलाकाइट बहुत बार पूछा गया है। Cu2CO3OH का होल ट्वाइस, Cu2CO3OH का होल ट्वाइस, इसको याद रख लेना इसको थोड़ा सा। और एक ये क्रायोलाइट भी याद रख लेना। यहाँ से जिंक के अयस्क देख लेते हैं तो जिंक ब्लेंड है ZnS, जिसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। कैलामाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जिंक का होता है ये। जिंक का अयस्क कौन सा है, कैलामाइन, ZnCO3 कैलामाइन है, ZnCO3, ये जिंक के अयस्क होते हैं। सोने या Au के अयस्कों के बारे में बात करें तो कैल्वराइट और सिल्वेनाइट सोने के अयस्क होते हैं, कैल्वराइट और सिल्वेनाइट। और चांदी के अयस्कों के बारे में बात करें तो चांदी के होते हैं अर्जेंटाइट, सिल्वेनाइट और गैलेना क्या है, चांदी का ही अयस्क होता है। और सीसा वहीं से लेड होता है, वहीं से वो चीज़ें होती हैं, तो गैलेना शीशे का भी है। PbS इसका होता है। ठीक है, PbS गैलेना सीसा में करना मेनली। मरकरी के अयस्क के बारे में बात करें तो मरकरी के जो अयस्क हैं वो है सिनेबार। मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार, HgS जिसको बोलते हैं। टिन का होता है कैसीटेराइट, टिन का ये होता है कैसीटेराइट। तो देखो ये चीज़ याद रख लेनी है, एक तो टिन का कैसीटेराइट, एक सिनेबार HgS मरकरी का अयस्क होता है, SnO2 कैसीटेराइट होता है। इसके अलावा ये जो जिंक का पड़ा कैलामाइन ZnCO3। इसके बाद कॉपर का अयस्क है मेलाकाइट Cu2CO3OH का होल ट्वाइस। इसके बाद क्रायोलाइट Na3Al(F6). ठीक है, और मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है, ये तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातुएं जो होती हैं, दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण उसको बोलते हैं मिश्र धातु। कांसा, टिन प्लस तांबा, जिसको बोलते हैं कोटी, यानी कि कांसा किससे मिलकर के बनाता है, कोटी, यानी कि कांसा टिन प्लस तांबा, यानी कि तांबा कांसा। देखो ये होता है टिन, कांसा बना होता है टिन प्लस तांबे से। को मतलब कॉपर मीन्स तांबा, और टी यानी कि टिन, तो को टी याद रखना है, यानी कि कॉपर और टिन। ठीक है, कांसा कॉपर और टिन से बनता है। पित्तल बनता है, ये दुनिया पित्तल दी है ना पित्तल बनता है किससे, पिताजी से। पित्तल ताजी से बनता है, ताज़ा यानी कि तांबा, और जिंक पिताजी, पीतल। उसके बाद है जर्मन सिल्वर में जिंक, निकल और कॉपर, जनता, जो जिंक, नो निकल और तांबा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में याद रखना है जनता। और इसके अलावा स्टील लोहा प्लस कार्बन से बनता है। स्टील जो हम घरों में बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं वो किसके बने होते हैं, लोहे प्लस कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, कृत्रिम सोना कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, ये भी डेली व्यवहार में हम देख सकते हैं। आजकल कृत्रिम सोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, कॉपर और एल्युमिनियम से मिलकर के बना होता है, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं और बिल्कुल एज इट इज़ कृत्रिम सोने जैसे ही लगता है। स्टेनलेस स्टील
स्टेनलेस स्टील के जैसे कुकर वगैरह जो बनते हैं, तो स्टेनलेस स्टील जैसे घरों में भी ये चीज़ यूज़ में देखते ही है ना हम, स्टील लोहा प्लस कार्बन, कार्बन जो कृत्रिम सोना होता है कॉपर और एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, स्टील प्लस निकल, स्टील एक तो आ गई स्टील, स्टेनलेस स्टील में स्टील आ गई, और निकल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम, निकल क्रोमियम और मोलिब्डेनम, इससे बनता है स्टेनलेस स्टील। अब देखो परमाणविक संरचना के बारे में बात करते हैं, तो परमाणविक जो संरचना होती है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होता है कि जैसे कोई भी अलग अलग तत्व के अलग अलग परमाणु है, तो अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी भिन्न भिन्न होगी, वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने की। इस पे आवेश होता है माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो माइनस का आवेश होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और कैथोड रे परीक्षण संबंधित होता है, कैथोड रे परीक्षण किससे संबंधित होता है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, इस पे आवेश पॉजिटिव होता है, इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। द्रव्यमान इसका जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है, आवेश रहित कण होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, किसका, जो टोटल परमाणु होता है उसका द्रव्यमान P+N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के P+N के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना देखो, डाल्टन का परमाणु मॉडल आया। अब डाल्टन ने बोला कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी कण है, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, यानी कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा अविभाज्य कण है प्लस अविनाशी है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। उससे ज़्यादा क्या टुकड़े करोगे तुम उसके, तो वही है परमाणु का डाल्टन परमाणु मॉडल। उसके बाद थॉमसन आए, डाल्टन के बाद थॉमसन ने दिया परमाणु मॉडल। परमाणु धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था भाई थॉमसन ने कहा था कि परमाणु धनावेशित गोला है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इसको नाभिक मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, डाल्टन, थॉमसन, फिर रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इन्होंने किया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, सोने की पतली चादर ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की थी। सोने की पतली चादर पर क्या, अल्फा कणों की बौछार की थी, किसने, रदरफोर्ड ने। और इन्होंने बताया कि केंद्र में अत्यंत सघन धनावेशित होता है इसका केंद्र, उसको बोलते हैं हम नाभिक के परमाणु मॉडल भी बोलते हैं इसको। और नाभिकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा बताया, किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। फिर आए परमाणु का बोर का मॉडल। रदरफोर्ड के बाद एक बोर पैदा हुए थे, बोर साइंटिस्ट आए। बोर ने क्या कहा कि परमाणु की प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। परमाणु की प्रत्येक जो कक्षा होती है, परमाणु जो होता है उसकी एक प्रत्येक कक्षा होती है, उसमें क्या है, प्रत्येक जो कक्षा होती है ये वाली, उसमें एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। और प्रथम ऊर्जा कक्षा में, इसको ऊर्जा कक्षा बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो प्रथम ऊर्जा कक्षा यानी कि ये वाली जो ऊर्जा कक्षा है, उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्नतम होती है और बाह्य कक्षा की ओर बढ़ने पर ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है, यानी कि इसमें सबसे कम होगी ऊर्जा। फिर यहाँ पे जैसे हम -3.4 होती है वैसे तो, उसके बाद फिर बढ़ती जाती है वो, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे ऊर्जा होगी, फिर इसमें जिस धीरे धीरे ऊर्जा स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में रहता है, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में रहता है तब तक उसमें ऊर्जा की मात्रा समान बनी रहती है। इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में रहता है, जब तक उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, जो ऊर्जा कक्षा होती है उसमें क्या है, जो ऊर्जा कक्षा जो होती है उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, समान रहती है। अगर तो इस चक्कर लगाने के दौरान ऊर्जा की क्षति नहीं होती, और चक्कर लगाने के दौरान जो ऊर्जा होती है वो उसमें क्षति नहीं आती है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता परमाणु की बाह्य कक्षा में, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उसी को वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। परमाणु की उसी तत्व या भिन्न तत्वों के परमाणुओं से क्रिया करके अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, परमाणु का उसी तत्व या भिन्न तत्वों के परमाणुओं से क्रिया करने की अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें वह अपनी बाह्य कक्षा के पूर्ण रूप से भर सके, जिससे वह अपनी बाह्य कक्षा को पूर्ण, देखो परमाणु जो होते हैं वो क्रिया क्यों करते हैं, क्रिया करते हैं किसी के साथ में, तो क्या होता है, अणु बनने की प्रवृत्ति होती है। उसमें अणु बनने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि वो बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पूर्ण रूप में साझा करके या कैसे भी करके वो भर सके, यानी कि बाह्य कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए वो अणु के साथ क्या बनाते हैं, अणु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, एटम्स। जैसे कि कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें जो बाह्य 1s2 2s2 2p2, यानी कि ये बाह्य कक्षा, ये तो 1 हो गई और ये 2 हो गई। 2 कक्षक सेकंड कक्षक में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि संयोजकता कितनी है, 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। 10 Ne है, तो इसमें क्या है, ये तो पूर्ण, देखो ये कितना हो गया, 6 और 7 8, यानी कि 8 हो गए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि पूर्ण रूप में भरे हुए हैं कक्षक है ना, यानी कि इसकी वैलेंसी हो रही है 8 और इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, तो संयोजकता कितनी होगी, 0 हो जाएगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। देखो ऐसे ही 17 क्लोरीन है, तो 2 8 7 इसका क्या होता है, क्या होता है, इसका विन्यास होता है, ठीक है। अब विन्यास होता है तो इसमें 2 भरा हुआ है, फिर 8 भी भरा हुआ है, उसके बाद 7 है, यानी कि इसकी 8 - 7, यानी कि इसकी जो संयोजकता वो होगी कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि एक ये साझा करेगा किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तब जा करके ये अपना स्थायित्व ग्रहण करता है। तो इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें 7 है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो हम एक और चीज़ देखो, प्रोटॉन और न्यूक्लियन को मिला करके हम न्यूक्लियंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको नाभिक में प्रेजेंट होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियंस बोलते हैं, दोनों को मिला करके। देखो द्रव्यमान संख्या को एक ए से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये होगी द्रव्यमान संख्या, ये होगी परमाणु संख्या, ठीक है। और ये x है, x क्या है, तत्व है, कोई भी तत्व है। जैसे कि 6 कार्बन 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है। और न्यूट्रॉन्स की संख्या 12 - 6, यानी कि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, देखो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है, देखो जो A होता है वो क्या होता है, P + N होता है, यानी कि न्यूट्रॉन्स की अगर हमने संख्या निकालनी है तो N बराबर A - P हो जाएगा, यानी कि इसमें से 12 - 6 इस तरह से होता है ये। अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। अगर मान के चलो कोई चार्ज होता है इस पर, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान के चलो कोई भी इस पे चार्ज आ जाता, मान के चलो इस पे प्लस कार्बन पे क्या होता, मान के चलो कार्बन पे कोई भी चार्ज आ जाता, जैसे प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता। अगर प्लस आ जाता तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, देखो ये प्लस और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ये क्या इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स गया है तो माइनस, यानी कि जाने वाला है तो ये प्लस चार्ज देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं से इस पे आया है तो माइनस बताएगा। यानी कि अभी तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है, लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया कार्बन पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी कि 6 से कितनी हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फिर। तो इस प्रकार से संयोजकता को हम देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग इतना कर लेना, ठीक है।